हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट विद लॉ। दोस्तों, एक मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस केजे के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द केस अंडर कॉपीराइट और इसमें इसमें दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, इट डील्स विथ राइट टू मेक अडाप्टेशन और इनफैक्ट अगर आप सेक्शन 14 देखेंगे तो उसमें कॉपीराइट ओनर है द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक अडाप्टेशन। और एडाप्टेशन का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे 2A में तो इट इंक्लूड्स एब्रिजमेंट। तो एब्रिजमेंट में क्या होता है? क्या मैं बस कुछ कुछ सेलेक्टेड पैराग्राफ उठाकर डाल दूं, क्या वो एब्रिजमेंट होता है या और क्या? तो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगेन इट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर स्प्रेड ऑफ द ब्रॉड डॉक्ट्रिन। क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि कोर्ट इस बारे में बात करता है, अगर आपने लेबर स्किल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आपको मिलेगा, क्रिएटिविटी की उतनी जरूरत नहीं है। और तीसरा, इनफैक्ट प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है तो आप वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आप इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की भी बात देखेंगे, सॉरी कॉपीराइट एवरग्रीनिंग। क्यों? क्योंकि इफ सपोज मैंने एक किताब लिखी, अब वो किताब मेरी रहेगी लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। अगर मान लीजिए मैं लाइफ टाइम तक मैं मर गया, 60 साल मेरे पूरे होने वाले हैं, तब तक मेरे जो बच्चे रहे उन्होंने क्या किया, मेरी किताब में उनको उनको राइट मिला, लेट से बाय थ्रू LR वगैरह से जो भी करके उसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया उसको उसमें। तो क्या, अगर वो एडाप्टेशन एक इंडिपेंडेंट वर्क कहला जाएगा तब तो उनको दोबारा से वो मिल जाएगा लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विद दिस इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इसमें एक प्लूटार्क लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर एक किताब थी और उसी का एक एडाप्टेशन आ गया, प्लूटार्क लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और कुछ कुछ पैराग्राफ उठाकर मतलब उसमें डाल लिए गए। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा, इसमें वही इंजंक्शन वगैरह का था। तो सम एंड सब्सटेंस, और एक इंपॉर्टेंट बात ये इसमें से आप एक ये ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा जो लोअर कोर्ट था उसने ये कहा था कि अगर हम किसी टेक्स्ट से कोई पैराग्राफ बस उठाकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इप्सो फैक्टो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे जो जो वर्क बन रहा है उसको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। बट प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट उसने देखा कि हो सकता है वो कॉन्सेप्ट इतना मतलब इंटर रिलेटेड इतनी चीजों कि आपको अगर एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आपके बाद वो पैराग्राफ लिखना ही पड़ेगा। तो द वेरी फैक्ट ये आपने टाइम अपना दिया, आपने समझा कि इसके बाद क्या होना चाहिए, तो इवन दो आपको सब चीजें उठाकर डालनी ही पड़ी लेकिन स्टिल आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक बात है। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ नया एडिशन ही करना है। आपने उसमें से कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए, कुछ आपने उसमें से पैराग्राफ एज इट इज आपको उठाने पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने एनर्जी तो लगाई, अपनी टाइम तो लगाया। तो कोर्ट का मतलब लफ्ज़ लुआब यही है फाइनली कि एज लॉन्ग एज आप अपनी टाइम एनर्जी स्किल ये लगा रहे हैं और जो भी आप वर्क बना रहे हैं, इट्स देयर इज समथिंग डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट उसका कॉपी है, देयर इज समथिंग टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क। मतलब ये भी डेरिवेटिव वर्क के बारे में भी एक केस है। तो आपको कॉपीराइट मिल सकती है। और इनफैक्ट ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली आप तो हमेशा कहेंगे भाई मेरा वर्क अलग है, दूसरा आदमी कहेगा नहीं ये सेम ही है। तो आपको कुछ तो होना चाहिए आपको दिखाने के लिए कि इस ढंग से मेरा वर्क अलग है। और इम्पोर्टेंट उसी तरह वॉल्टर जो अपना वॉल्टर एंड लेन या वो जो इसके स्वेट ऑफ द ब्रॉड डॉक्ट्रिन वाले जो केसेस थे, कोर्ट ने यही कहा कि एज लॉन्ग एज आपने मतलब किसी और की मेहनत चुराई नहीं है, आपने अपनी मेहनत की, आपको मिल सकता है। तो ये सब इसी लाइन पे सारे आर्गुमेंट हो रहे हैं। बस एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए कि ये जैसे यहाँ पर टुवर्ड दी एंड, अच्छा एक और बात, इसमें एक और केस कोट किया गया है, लॉन्गमैन वर्सेस विंचेस्टर और स्पायर्स वर्सेस ब्राउन। उसमें कोर्ट ने ये कहा, कोई एक केस नाम याद रखिए, कि टू मेन परहैप्स माइट अराइव एट द सेम रिजल्ट। अगर सपोज हमारे पास एक ओरिजिनल सोर्स है, लेट्स से रामायण, वाल्मीकि रामायण हमारा ओरिजिनल सोर्स है, उसमें मैं और आप लिख रहे हैं, हमें 5 पेज में कोई रामायण की एक अच्छी सी वो बनानी है। हमने हो सकता है सेम पैराग्राफ लिए, सुंदरकांड से 2-3 चौपाइयां ली, किसी और से किष्किंधा कांड से लिया, तो हम सेम रिजल्ट पे पहुंचे, बट स्टिल हम दोनों को कॉपीराइट मिलेगा एज लॉन्ग एज हम दोनों ने ओरिजिनल सोर्स पे अपनी मेहनत की है, किसी और की मेहनत को चोरी नहीं किया है। तो और उसके अलावा यहाँ पे बाकी ये सब चीजें आपको पढ़े स्वेट ऑफ ब्रॉड डॉक्ट्रिन याद ही आ रही होगी। बाकी हमने यूनिवर्सिटी लर्निंग प्लस में देखा कि ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक केस और ये इंपॉर्टेंट कोट हुआ है, ब्लैक एंड वर्सेस म्यूरे एंड सन्स। इसमें कॉपीराइट एवरग्रीनिंग के अगेंस्ट बात हुई है कि
आपने कोई नया, अगर सपोज आपने एडाप्टेशन के नाम पे बस उन्हीं के पैराग्राफ को आपने रख दिया और आप बोले कि भाई मेरा नया वर्क बन गया, तो नो 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 नो, ये कोई नया वर्क नहीं है, वही वर्क है। भले वो आपका ही हो सकता है या किसी और का भी वो वर्क हो, लेकिन आपने कोई नया वर्क नहीं किया, आपको कोई कॉपीराइट इस वर्क में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इससे अगर ये नया वर्क मान लिया जाए, तो मैं अभी अभी अपना ये काम कर रहा हूँ, ये मुझे कोई मैंने वर्क क्रिएट किया है, वो मेरे मरने के 60 साल बाद तक मिलेगा। लेट से मैं किसी अपने बहुत छोटे भाई को बता दूं भाई तुम इसमें ये चेंजेस कर दो, तो उसके मरने के 60 साल, तो इसका मतलब हम तो इस तरीके से करते करते अपनी पूरी उसको कॉपीराइट बचा ही सकते हैं। तो ये हमारा केस था मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस केजे कूपर की एब्रिजमेंट क्या होता है, एडाप्टेशन क्या होता है। अगर आपने कुछ पैराग्राफ उठा भी लिया, ठीक है, दैट इज ओके, लेकिन एज लॉन्ग एज उसमें आप कनेक्टिंग लाइंस तो कुछ आपको ये हो कि आपने वर्क को डिफरेंशिएट कर दिया हो, वेल एंड गुड। तो दोस्तों ये रहा हमारा केस, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द टेस्ट विद लॉ। बाय बाय, गुड नाइट।